दोस्तों, साइबर ठगी के किस्से आजकल आए दिन सुनने को मिलते हैं। साइबर ठग आए दिन अपनी ठगी के तरीके बदल कर ग्राहकों से लाखों करोड़ रुपए डकार जाते हैं। लेकिन यह तरीका जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम नया है एवं अनूठा है। यह एक सत्य घटना पर आधारित है जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी। इसे अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको एक सलाह मिल जाएगी और भविष्य में साइबर ठगी का शिकार होने से आप बच पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं साइबर ठगी का एक अनोखा किस्सा। रविवार का दिन था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। मैं अपने नाश्ते के टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद हमारे कमरे की घंटी बजी। श्रीमती जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे दोस्त विनोद को खड़ा पाया। विनोद अंदर आकर मेरे पास खड़ा हो गया और टेबल पर रखे नाश्ते को घूरने लगा। मैं बोला, अरे विनोद, अचानक कैसे आना हुआ? लेकिन तुम सही वक्त पर आए हो, आओ मेरे साथ नाश्ता करो। विनोद बोला, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा आग्रह करते हो तो बस चाय पी लूँगा। विनोद चाय की चुस्की लेते हुए बोला, अपना नाश्ता ख़त्म करो तो सोफे पर बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग सोफे की तरफ बैठ गए और तब मैंने विनोद से पूछा, अरे सुनाओ, क्या बात है? विनोद बोला, यार दीपक, मैं पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान चल रहा था। मैं बोला, ऐसा क्या हो गया? सब कुछ विस्तार से बताओ। विनोद बोला, मैं एक साइबर ठगी का शिकार हो गया था जिसमें मैं अपने करीब 1.5 लाख रुपए गंवा चुका था। मैं बोला, भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर कैसे साइबर ठगी का शिकार हो गए? लोग ही साइबर ठगी का शिकार होते हैं। विनोद बोला, अनपढ़ लोग तो इंटरनेट और नेट बैंकिंग चला ही नहीं सकते, इसीलिए वे बच जाते हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। मैं फिर बोला, साइबर ठगी का तुम कैसे शिकार हुए, मुझे विस्तार से बताओ। विनोद बोला, आज से 2 साल पहले मैं अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर उठाने के लिए एक रेंट पोर्टल पर एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसके जवाब में मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए, लेकिन बात कहीं बन नहीं रही थी। अचानक एक दिन फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम मनोज बताया। उसने बताया कि वह मिलिट्री में नायब सूबेदार के पोस्ट पर कार्य करता है और इस समय वह आसाम में कार्यरत है। उसने आगे बताया कि उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हो गई है और उसे मेरा मकान पसंद आया है, फिर भी वह पत्नी से परामर्श करके मुझे सूचित करेगा। 2 दिन बाद मनोज का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरा मकान उसकी पत्नी को भी पसंद आ गया था और इसके साथ ही उसने व्हाट्सएप पर अपना आईडी कार्ड, परिवार की फ़ोटो, राशन कार्ड आदि की फ़ोटो भेज दिया था। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके मकान का क्या किराया है और मुझे कितना एडवांस देना पड़ेगा। मैं बोला, मनोज जी, मेरे मकान का किराया 10,000 है और 1 माह का किराया तथा 1 महीने का एडवांस, यानी कुल 20,000 आपको देने होंगे। मनोज ने बोला, आपने किसी मिलिट्री पर्सन को कभी मकान किराए पर दिया है? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो मैंने किसी मिलिट्री पर्सन को किराए पर मकान नहीं दिया है। हाँ, फिर उसने कहा, एडवांस कैसे पेमेंट करना होगा? मैं बोला, आप बैंक के मार्फत चेक अथवा नेट बैंकिंग के ज़रिए एडवांस किराया भेज सकते हो। उसने कहा, हमारे मिलिट्री में एक सिस्टम है, आपको वेरीफाई करने के लिए मैंने तो अपना आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ आपको भेज दिया था,
अपने वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए पहले आपको हमारे बताए गए बैंक में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने होंगे। उसके बाद हम आपको एडवांस किराया 20,000 आपको भेज देंगे। मैं बोला ये ठीक है। फिर उसने पूछा कि मेरा किस बैंक में अकाउंट है। मैंने अपने बैंक का नाम बता दिया। उसके बाद नेट बैंकिंग के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र किया गया। उसने फ़ोन पर जैसा जैसा मुझसे बोला मैं ठीक वैसा ही करता चला गया, और ऐसा करते करते करीब 1.5 लाख रुपए मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे। मैं जैसे उससे सम्मोहित हो गया था। बाद में मुझे ख्याल आया कि मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं आया, और 1.5 लाख रुपए उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने फ़ोन फ़ौरन काट दिया, फ़ौरन कार निकाली और अपने बैंक चला गया। वहाँ जाकर पता किया कि मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकल गए हैं या नहीं। मैं सख्ते में आ गया। मुझे बताया गया कि मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकल गए। मैं समझ गया कि मैं साइबर ठगी का शिकार हो चुका था। मैंने फ़ौरन बैंक के अर्जी दी। इस पर बैंक अधिकारियों ने बताया कि इस फ्रॉड के केस में बैंक का कोई कसूर नहीं था, बल्कि सारा कसूर मेरा ही था। मैं पास के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चला गया और वहाँ अपनी कंप्लेन लिखा दी। मुझे एक स्लिप दी गई जिसमें मेरी कंप्लेन का नंबर था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर का नाम दिया हुआ था। मैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर मिस्टर अशोक कुमार से मिला और उनसे अनुरोध किया कि जल्द से जल्द मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। इतना कहकर विनोद चुप हो गया। इसी बीच मेरी पत्नी भी आ गई थी और उसने विनोद से कहा भाई साहब, आपके साथ तो अच्छा नहीं हुआ, आप पहले ये थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पत्नी ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जब विनोद ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रख दिया तब पत्नी बोली, विनोद जी अब आगे बताइए क्या हुआ। विनोद ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, संक्षेप में बताऊं तो उसके बाद मैं महीने में 2 बार थाने के चक्कर लगाता रहा और अपने केस की प्रोग्रेस के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर से पूछताछ करता रहा, और पुलिस इंस्पेक्टर मुझे बराबर यही दिलासा दिलाता रहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो पुलिस ऑफिस इंस्पेक्टर बोला, आजकल साइबर ठगी के मामले बहुत आ रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले ही मेरे पास एक कंप्लेन आई है जिसमें कि एक व्यापारी 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गया था। आजकल काम का बहुत ही दबाव है, प्रेशर है। फिर उसने मुझसे दिलासा देते हुए कहा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तब विनोद बोला, इंस्पेक्टर साहब मैंने बहुत धैर्य रख लिया, 1 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। विनोद इतना बताकर चुप हो गया था। पत्नी बोली, विनोद भाई साहब आगे बताइए क्या हुआ। विनोद बोला, भाभी जी 1 साल से ऊपर हो गया और मेरा मामला सुलझ नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिरकार मैंने सोचा कि अब मुझे अपने केस की शिकायत पुलिस कमिश्नर से करनी चाहिए। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि इंस्पेक्टर अशोक का फ़ोन मेरे पास आया और उसने बताया कि बहुत प्रयासों के बाद साइबर ठग पकड़ा गया है और अगले 2 दिन बाद मुझे कोर्ट जाना होगा। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई, वो भी बहुत खुश हो गई। विनोद बोला, 2 दिन बाद हम लोग कोर्ट गए और वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक जी भी थे और मुजरिम एक तरफ खड़ा था। मुजरिम का वकील मेरे पास आया और कहने लगा कि आपके सारे रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको मुजरिम को बेल की मंजूरी देनी होगी। विनोद ने आगे कहा, कोर्ट में मेरी पेशी हुई और
मुझे जज के सामने पूरी कहानी सुनानी पड़ी। फिर जज साहब बोले, आपको पूरे पैसे मिल गए हैं? मैंने कहा हाँ मिल गए हैं, मुझे मेरे 1.5 लाख रुपए पूरे मिल गए हैं। तब जज साहब ने कहा कि मुजरिम के बेल पेपर पे आप साइन कर दीजिए। मैंने वैसा ही किया। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। मैंने अपनी पत्नी को सारे रुपए दे दिए जिसे उन्होंने अपने पर्स में रख लिया था। हम लोग अपनी कार से वापस घर आ गए। हमारे लिए यह बहुत ही खुशी का दिन था। मैं बोला, विनोद तुम बहुत भाग्यशाली रहे, तुम्हारे सारे पैसे वापस मिल गए, वरना ऐसे कांड तो आजकल बहुत हो रहे हैं और उनका कुछ भी हल नहीं निकलता। विनोद यह बताओ कि तुमने पुलिस वाले को कुछ पैसे दिए कि नहीं? विनोद बोला, दीपक पुलिस इंस्पेक्टर एएसआई जो था बहुत ही ईमानदार निकला, मुझे 1 पैसे भी नहीं देने पड़े। एक बार मैंने पूछा भी था लेकिन उसने मना कर दिया था। विनोद बोला, यार दीपक, इस घटना से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदार और कर्मठ हो तो इस तरह के केसेस को सुलझाया जा सकता है और मुलजिमों को पकड़ा जा सकता है। विनोद की कहानी सुनते हमें पता ही नहीं चला कि दोपहर के 1 बज चुके थे। मैंने विनोद से कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ और भोजन करके जाना। विनोद बोला, नहीं, पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, इसीलिए मेरा घर जाना ज़रूरी है। फिर वह बोला, हाँ एक बात बताऊं, तुम भी सावधान रहना क्योंकि तुम भी अपना मकान किराए पर देते रहते हो। ऐसा कहकर विनोद खड़ा हो गया। मैं उसे छोड़ने बाहर तक आया और बोला, तुम्हारी यह घटना बहुत ही शिक्षाप्रद है, मैं ख्याल रखूँगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद मुस्कुराया और अपने घर की तरफ चल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह घटना उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सत्य घटना अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस सत्य घटना को YouTube पर देने का मेरा प्राय एक ही उद्देश्य था कि ऐसे आने वाली घटनाओं से आप लोग सावधान रहें और इस तरह के नए तरीके आजकल मार्केट में आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। रोज़ हमें इस तरह की घटनाओं का सुनने में जिक्र आता है। तो आप अपने आप को इन घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए। बस यही आप लोगों से गुजारिश है। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, अपने कमेंट दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।